उन्होंने बताया कि त्रिपुर जिले का एक उदाहरण दिया कि त्रिपुर जिले में कलेक्टर ऑफिस में, कमिश्नर पुलिस के ऑफिस में और एसपी के ऑफिस, वहाँ पर उन्होंने हेल्पलाइन जारी की और हेल्पलाइन जारी करने के बाद जो भी लोग वहाँ कॉल करते थे उनको सही सूचनाएं देती थी। तो दिनांक 3 मार्च को 360 कॉल आई वहाँ पर, मतलब उस हेल्पलाइन पर लोगों ने कॉल किया। 4 मार्च को 740 लोगों ने कॉल किया। 5 मार्च को 632 लोगों ने कॉल किया। उसके बाद बिहार पुलिस की जो टीम गई, सोशल मीडिया पर जो पुलिस ने अपने सही वर्जन को डालना शुरू किया और ये बताना शुरू किया आप सभी लोगों के सहयोग से कि कई सारे फर्जी वीडियो चल रहे हैं। उसके बाद लगातार जो वहाँ पर चिंतित लोग थे उनके कॉल की संख्या में कमी आना शुरू हो गई, जो कि शुभ संकेत है। फॉर एग्जांपल 6 मार्च को 364 कॉल आई, 7 मार्च को 146, 8 मार्च को 113 और आज 10 बजे तक 10 मार्च को मात्र 13 कॉल आई। लगातार हेल्पलाइन नंबर से जारी करने से इस तरह की हम लोगों को वो मिली है। मैं आपको ये भी बता दूं कि तमिलनाडु पुलिस ने वहाँ विशेष प्रयास किए थे। तमिलनाडु पुलिस ने विशेष प्रयास किए थे जिसके बारे में आपको बता दूँ। यस, सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें वहाँ प्रसारित हो रही हैं उनको हिंदी और अंग्रेजी में नियमित रूप से जारी कर रही है तमिलनाडु पुलिस। रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप भी हिंदी में वहाँ चला रही है, जिससे हिंदी भाषी जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो वहाँ जाके काम करते हैं उनको सहूलियत हो। पुलिस की वीडियो क्लिप भी वहाँ हिंदी भाषा में भी जारी की जा रही है और करीब 30,000 से ज़्यादा हिंदी भाषी लोगों से उनके द्वारा संपर्क किया गया है। करीब 100 से ज़्यादा वहाँ पुलिस ने और बाकी संगठनों ने बैठक की है। तो इस प्रकार से पुलिस हेल्पलाइन नंबरों पर, जिस पर मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि आज महज 13 कॉल आई है, वहाँ पर भी हिंदी भाषी लोगों को उन्होंने तैनात कर दिया। जो बिहार पुलिस की टीम गई थी उनके द्वारा लगातार संपर्क में रहने से स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। कहीं से भी कोई दिक्कत समस्या है तो उसका समाधान भी हो रहा है, संज्ञान भी लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो कतिपय वीडियो चल रहे हैं और जो चले थे उनको अब भविष्य में कोई न चलाए, ये आपसे अपील करते हैं। और अगर कोई कहीं भी दिक्कत है तो उसको वेरीफाई जरूर कर लिया जाए, वेरीफाई करने के बाद ही उसको चलाया जाए, इतना ही आपसे। अभी हमारे पास में जो सूचना है उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना है, बाकी 2 के बारे में आपको बता दिया और कोई अभी सूचना नहीं आई है। अभी मेरे पास में सूचना नहीं आई है, मैं आएगी तो आपको बता देंगे। और सर, क्या बिहार पुलिस मुख्यालय वैसे यूट्यूबर चैनल को भी बंद करवाएंगे जो अफवाहें फैला रही है? देखिए, अभी कांड दर्ज हुआ है और कांड दर्ज होने के बाद में जो लीगल एक्शन है उसमें आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगी हुई हैं और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराएं लगी हुई हैं। उन सभी धाराओं के अंतर्गत पुलिस अपनी लीगल कार्रवाई करेगी और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उस पर आएंगे। जो कानून का जो वो है वो उनके ऊपर में आया जाएगा। ऐसे चैनल को ब्लॉक करना, ऐसे चैनल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर भी पुलिस मुख्यालय विचार करेगा। वैसे हमने प्रिजर्वेशन नोटिस दिया हुआ है, उसके बाद हम और भी उसकी डिटेल जांच करेंगे और ऐसे जो हमारे यूट्यूब या फेसबुक या इस तरह के जो भी हमारे ट्वीट हैं उसको डिलीट करने के लिए या जो भी आगे की लीगल कार्रवाई हम लोग करेंगे। मेरा अनुरोध क्या है, देखिए मेरा अनुरोध ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म से भले वो डिलीट हो जाएगा लेकिन लोगों के मोबाइल फ़ोन में वो वीडियो रहेगा और वो 1 महीने 2 महीने बाद फिर फर्जी तरीके से कोई उसको चला सकता है। आप लोग जो प्रबुद्ध सभी चैनल, मीडिया और पत्रकार समूह से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबसे मेरा एक ही अनुरोध है कि सच की बुनियाद पर, तथ्यों के आधार पर और जो वेरीफाइड चीज़ें हैं उनके आधार पर न्यूज़ बनाएं, न्यूज़ चलाएं, न्यूज़ को प्रसारित करें। और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि आपके समूह में से ही कई लोग हमको फ़ोन करके बताते हैं कि सर उस चैनल में न्यूज़ चल रही है, हमने अभी तक नहीं चलाई है, आप कृपया हमको बताएं इसमें तथ्य क्या। ये भी बहुत अच्छी परंपरा है और कहीं ना कहीं इसको आप आपस में बढ़ावा दें तो सही चीज़ों को फैलाएं। तो बहुत अच्छी चीज़ें समाज में हो रही हैं, बहुत सही चीज़ों को सही तरीके से रखना ही हम लोग का दायित्व होना चाहिए। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा 42
42 पोस्ट के बारे में मिला है, उनको प्रिजर्वेशन नोटिस जारी कर दिया गया। ये नोटिस के तहत वहाँ पे जो भी डिजिटल फुटप्रिंट है वो वहाँ पे प्रिजर्व रखे जाएंगे 3 महीने तक, और उस बारे में हमको सारा अनुसंधान करके साक्ष्य को ले लेना पड़ेगा। देखिए, कांड के अनुसंधान में समय लगता है, और किसी भी वीडियो को गलत प्रूफ करना और उसके बाद जो डैमेज हो गया और जो भय या जो तनाव का वातावरण या असमंजस का वातावरण लोगों के बीच फैल गया, उसको दूर करने में बहुत समय लगता है। लेकिन अब तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस की जो प्रोएक्टिव एक्शन हुआ और सोशल मीडिया में जो आप लोगों ने सही हमारी सूचनाओं को समझ के उसको आगे प्रसारित किया, उससे एकदम से अब माहौल बिल्कुल ठीक हो गया। जैसा आपको पता है, कॉल की संख्या एकदम घट गई, तो इसको आगे वारंट हासिल करने के लिए कब तक अप्लाई करें? होली, मैं आपको बताऊँ, होली पर्व इस बार शांतिपूर्ण तरीके से गुजर गया। प्राइमा फेसी और मोरलेस सब जगह शांतिपूर्ण रहा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत परेशानी हुई थी वहाँ पर कांड दर्ज हुआ, कार्रवाई हुई, बल की प्रतिनियुक्ति हुई, और सभी समुदाय के लोगों की आपसी समझ और आपसी सहयोग से यह त्यौहार शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसमें राज्य की जनता बधाई की पात्र है। इसके साथ ही साथ शब-ए बारात जैसा महत्वपूर्ण पर्व भी शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसके लिए भी सभी राज्य की जनता, प्रेस के सभी बंधुगण, मीडिया, छायाकार, सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके माध्यम से राज्य की जनता को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पुलिस प्रशासन का अपेक्षित सहयोग करने के लिए। सर, कितनी घटनाएं होली में हुई हैं पूरी एफआईआर का ब्यौरा नहीं है, बट करीब आधा दर्जन घटनाओं की सूचना हमको मिली है। सारी कंपाइल करने में समय लगेगा, अगली बार हम आपको बताएंगे। आधा दर्जन घटनाएं हुई और सभी पर स्थिति शांतिपूर्ण है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर भी एफआईआर हुई है वहां पर गिरफ्तारी हुई है। मसलन एक घटना हुई थी नौगछिया में, जिसमें 2 ग्रुप की आपस में झड़प हो गई, विवाद में परिवर्तित हो गया। उसमें वहाँ पर गोली चल गई और एक व्यक्ति जो मतलब कहना चाहिए दर्शक था, जिसका उस झगड़े से लेना देना नहीं, उसको गोली लग गई। अकस्मात संयोग ही कह सकते हैं, लेकिन उसमें हमने कांड दर्ज किया और उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। तो कुल मिलाकर के सभी जगह कार्रवाई हुई। सारण जिले में तरैया थाना के अंतर्गत कोई समस्या, वो जो शराब माफिया द्वारा पुलिस पर हमला की खबर आ रही है क्या? देखिए, आप कोई पर्टिकुलर घटना अगर पूछेंगे तो मैं समय लेकर के उसका जवाब दे पाऊंगा। मैंने सामान्य रूप से कहा कि इस बार का त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत हुआ, इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। एक और घटना जो आपके सोशल मीडिया पर हालांकि आ चुकी है, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देना चाहूँगा, और ये भी एक बहुत नई चीज़ों की ओर इंडिकेट कर रहा है। जो रेल थाना पटना जंक्शन पर 6 मार्च सुमन सौरभ नाम के करीब 38 साल के व्यक्ति जो ओप्पो कंपनी में काम करते थे, उनके अपहरण हो जाने की घटनाएं सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई। उनके द्वारा अपनी पत्नी को 4 मार्च को 9:30 बजे करीब सूचना दी, वीडियो कॉलिंग की, और उन्होंने बताया कि वो ट्रेन से वापस लौट रहे हैं। लेकिन जब वो ट्रेन से घर नहीं पहुंचे तो घर वाले उनके सशंकित हुए और उनके द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई। इस एफआईआर की सूचना नेचुरली कई लोगों को हुई, सोशल मीडिया पर, लेकिन उसको तुरंत उनका अपहरण, फिरौती की मांग, इन सब से जोड़ा जाने लगा, जबकि पुलिस प्रारंभिक अनुसंधान के स्तर पर ही थी। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि इस पूरे प्रकरण को पहले समझ लें और फिर ये समझें कि आपने किस तरीके से जल्दबाजी में किसी भी घटनाक्रम को जोड़कर न्यूज़ बना देना बहुत आसान है, लेकिन न्यूज़ को सही परिप्रेक्ष्य में वापस लाना एक दिक्कत का काम होता है। इसमें जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखा। जिस होटल में रुके थे उस होटल में भी पुलिस गई, वहाँ भी सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उन्होंने पाया कि वो अकेले ही निकले, प्लेटफॉर्म पर भी वो अकेले ही थे, और प्लेटफॉर्म पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, कई लोग रहते हैं प्लेटफॉर्म पर, सरकारी, गैर सरकारी और प्लेटफॉर्म पर दुकानदार लोग रहते हैं, उन सबसे पूछा गया कि कहीं पर कोई किसी को ज़बरदस्ती ले जा रहा था, खींच कर ले जा रहा था, बलपूर्वक ले जा रहा था, ऐसी कोई घटना किसी ने भी कोई भी जानकारी होने की सूचना नहीं थी। तो पुलिस को पहले से ही लग रहा था कि घटना में कुछ न कुछ और तथ्य सामने आएंगे, और जब टावर लोकेशन निकाला गया तो उस व्यक्ति ने ये कहा था कि वो भागलपुर जा रहे हैं, और वो उस समय जब उन्होंने ये कॉल किया, उनकी पत्नी को वीडियो कॉल किया,
और वीडियो कॉल के लिए हम लोगों को इंटरनेट से फिर लोकेशन लेना पड़ा। तो उसके बाद इंटरनेट से जब लोकेशन लिया तो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर था, जबकि भागलपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी। इससे और शक हुआ कि ये भागलपुर जाने की बात इन्होंने जानबूझकर अपने घर में गलत बताई होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 9 गया जाने वाले थे। उसके बाद में इनके दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब स्विच ऑन होता है, जब उसका लोकेशन आता है तो गुरारू पड़ते हैं। इससे पुलिस को और शक हो गया कि ये भागलपुर नहीं जाकर के जानबूझकर ये गया जाने वाली किसी ट्रेन में सवार हो गए। अब आप उनके पीछे पुलिस, और चूंकि ट्रेन आगे निकल गई थी तो पुलिस की टीम बाई रोड गई और बाई व्हीकल गई। तो एक जिसे कह सकते हैं एक चेज हुआ ट्रेन और पुलिस की गाड़ी के बीच में। लगातार हम लोग लोकेशन ले रहे थे। बैक एंड पर एक टीम काम कर रही थी जो लगातार पुलिस की टीम को सूचना दे रही थी कि अब लोकेशन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और इसके बाद में ये हम लोगों ने लगभग आइडेंटिफाई कर लिया कि अब ये किस ट्रेन में बैठे हैं और उस ट्रेन की जो लोकेशन थी और वो किस स्टेशन पर कहाँ रुकती है, किस स्टेशन पर पुलिस सर्च कर सकती है, उस हिसाब से फिर इनकी रिकवरी कर ली गई। सकुशल बरामद हो गए और जीआरपी आसनसोल बंगाल के सहयोग से इनको जब डिटेन कर लिया गया। और उसके बाद में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक हावड़ा से भी संपर्क किया। आसनसोल में ट्रेन ज़्यादा रुकती थी, तो ज़्यादा रुकने के हिसाब से वहाँ पर सघन चेकिंग की गई और उसके बाद इनको रिकवरी कर लिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि वो घर से कुछ अनबन थी, इस कारण वो चले गए हैं। फिलहाल कोई विशेष बात प्रकाश में नहीं आई है। उनके वादी, कांड के वादी और उनके पत्नी के सामने उनके बयान को नोट करके उनको घर जाने दिया और इस प्रकार से इस घटना को पटाक्षी। कहने का आशय ये है कि जब भी कोई सूचना दर्ज हो तो उसके पीछे थोड़ा सा समय दे करके और सही तथ्यों को सामने लाते हुए, कई मीडिया चैनल ने इसको दिखाया कि पुलिस पीछे कर रही है, लेकिन कुछ मीडिया चैनल में इसको फिरौती के अपहरण से जोड़कर देखा जाने लगा, जो कि शायद जल्दबाजी। व्हाट्सएप मैसेज जो आया व्हाट्सएप पे आता है, व्हाट्सएप पे 25 लाख की गाड़ी मांगी गई थी जो नहीं मतलब उसी के व्हाट्सएप पे मैसेज आया। यही मैं चीज़ कह रहा हूँ, उन सारे बिंदुओं की जांच हो रही है। उसने क्या मैसेज भेजे और किन परिस्थितियों में क्या मैसेज भेजे, उन सारी चीज़ों की हम जांच करके बता देंगे। वो खुद उसने भेजे, जो भी मैसेज भेजे उसने स्वयं भेजे और वो बरगलाने के लिए और आपसी जो पारिवारिक था उसकी वजह से, जब वो खुद ये कह रहे थे कि मैं भागलपुर आने वाला हूँ और वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और गया जाने वाली ट्रेन पकड़ के चले गए, तो उससे मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुल मिला के इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की बहुत सक्रिय भूमिका रही और लगातार रेल पुलिस पटना और बाकी आगे रेल पुलिस और जीआरपी हावड़ा और उनके साथ में, और कुल मिला के पूरे रूट की जो चेकिंग करते हुए जो कार्रवाई की गई उससे अभी उसमें जो लोकेशन उनका नहीं मिला है। जो लास्ट लोकेशन उनका मिला था वो गांधी सेतु पर लावारिस हालत में उनकी कार मिली हुई थी और कार उनकी बंद थी। घर से दूसरी चाबी मंगा करके गाड़ी को खोला गया तो उसमें दोनों मोबाइल फ़ोन और उनका चश्मा मिला था। उनके जो पत्नी डॉक्टर सलोनी थी, उनके द्वारा आवेदन के आधार पर पत्रकार नगर में कांड दर्ज कर लिया गया है, जिसका नंबर 185/23 है। इसमें पुलिस कई कोणों से जांच कर रही है। सीसीटीवी देखा गया है तो सीसीटीवी में वो पटना के गांधी सेतु पर उतरकर जाते हुए देखे जा रहे हैं। उन्हें ढूंढने के लिए कि कोई हादसा हुआ हो तो गंगा में गोताखोरों की टीम लगाई गई है, SDRF की टीम लगाई गई है, कई तरीके से उसकी भी छानबीन की गई है। उसके अलावा उनके व्हाट्सएप का डिटेल, उनके फ़ोन का डिटेल, पिछले 1 महीने से वो कहाँ गए थे, वो सारी चीज़ें पुलिस अनुसंधान के क्रम में ढूंढ रही है और कहाँ उन्होंने किस तरह से नेट का यूज़ किया, वो सारी चीज़ों से क्लू निकालने की कोशिश कर रही है। अलग अलग टीमें अलग अलग बिंदुओं पर इसमें कार्रवाई कर रही है। बहुत सारे तकनीकी अनुसंधान हैं, तो वो पूरा होंगे तो कुछ क्लू मिलेगा, तो हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपको निश्चित रूप से इस पूरे मामले में अवगत भी कराएंगे। सर, छपरा में एक बुजुर्ग इंसान की पीट के हत्या हो जाती है। कहा जाता है कि बीफ ले जाने के आरोप में वो और उसके भतीजे को पकड़ा जाता है और इतनी पिटाई होती है कि उसकी मौत हो जाती है। क्या है मामला, उसमें कितनी गिरफ्तारी? देखिए, छपरा जिले की जो आप घटना कह रहे हैं रसूलपुर थाना की, तो रसूलपुर थाना में घटना हुई है
उसमें नसीम कुरैशी नाम के व्यक्ति को लाठी डंडा से मारपीट कर दिया गया। मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जो पता चला है उनका भतीजा भी था। उसकी थाना को सूचना मिली, थाना वहाँ पर पहुँचा तो सब लोग भाग गए। उसके बाद इलाज के लिए उनको कहा गया कि आप अस्पताल में जाइए, लिख करके दीजिए क्या मारपीट हुई, कैसे हुई, क्या हुई। तो उन्होंने बोला हम इलाज करा लेंगे, कोई खास इसमें हमको चोट नहीं लगी है, बट ऐसा लगता है कि उनको अंदरूनी चोट लगी। इलाज के बाद में उनको PMCH ले जाया गया, जहाँ पर इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में वो डेड बॉडी लेकर के रसूलपुर थाना में पहुँचे तो मृतक नसीम कुरैशी के भतीजा फिरोज अहमद के आवेदन पर 8 मार्च 2023 को रात 12:30 बजे रसूलपुर थाना कांड संख्या 49/23 दर्ज कर दिया गया। ये जो घटना हुई थी वो दिन में हुई, करीब 10-12 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हुई और फिर बाद में डिटेल FIR हुई। इसमें 5 नामजद व्यक्तियों पर FIR हुई है, जिसमें 3 को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। एक वहाँ पर जो है सुशील सिंह सरपंच बताया जा रहा है। बाकी लोगों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं जैसा आपको बताया, और शीघ्र ही हम इसमें आरोप पर समर्पित करेंगे। जब बीफ भी मिलने की ऐसी कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। प्राथमिकी में उन्होंने ये कहा है कि हम पर मांस बेचने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो ले जा रहे थे, नहीं ले जा रहे थे, ऐसा कोई सबूत या ऐसा कोई साक्ष्य या प्राथमिकी में भी ऐसी कोई बात नहीं की गई। तो कुल मिलाकर के इस मामले में 5 नामजद में से 3 नामजद को पुलिस ने तत्काल छापामारी कर गिरफ्तार कर जेल भेजा। स्थिति अभी का है 19 फरवरी को जेटली में घटना हुई थी, उसका वीडियो सामने आया है टेबल का। साफ दिख रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पे गोली चली, हत्या हुई और पुलिस आगे बढ़ के कार्रवाई करने की जगह पीछे है। देखिए, मैं समझ गया। उस समय भी आप लोगों ने कुछ इस तरह की बात कही थी। आप लोगों से अनुरोध है कि इस मामले की जांच कर रहे हैं रेंज IG पटना, आप उनको वीडियो उपलब्ध करा दें अथवा मुझे उपलब्ध करा दें, मैं उनको भेज दूंगा। उनके स्तर से एक जांच की कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद में जो भी मामले में दोषी या जो भी परिस्थिति में क्या कार्रवाई की गई उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी और तद अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, एक चीनी नागरिक की गिरफ्तारी हुई है पटना से। मेरे पास अभी जानकारी नहीं है, हम आपको सोशल मीडिया पर अवगत कराएंगे। थैंक यू। पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं तमिलनाडु राज्य में जो कतिपय घटनाओं के संबंधित में सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो प्रकरण से संबंधित सभी जानकारियाँ अद्यतन आपको देना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आर्थिक अपराध बिहार पटना के द्वारा विभिन्न वीडियो और जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे थे, जो असत्य, भ्रामक और उन्माद फैलाने वाले थे और जो कतिपय हिंसात्मक घटनाओं को गलत तरीके से पेश कर रहे थे, उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने एक कांड संख्या 3/23 विभिन्न धाराओं में दर्ज कर दिया गया है। 10 सदस्यीय जांच दल इसकी जांच कर रहा है, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। कुल अभी तक 30 वीडियो एवं पोस्ट चिन्हित किए गए हैं, जिसके बारे में गहन अनुसंधान किया जा रहा है। इस कांड में सत्यापन के क्रम में 26 अन्य ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब अकाउंट्स को भी चिन्हित किया गया है, जिसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। 42 सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए नियमों के अनुसार प्रिजर्वेशन नोटिस जारी कर दिया गया है ताकि उनका साक्ष्य अनुसंधान के क्रम में उपलब्ध रहे। इस कांड में 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया था, जिसमें अमन कुमार नाम के अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये सभी जानकारी आपको पूर्व में दी जा चुकी थी। अद्यतन जानकारी ये है कि एक और वीडियो है जो गलत पाया गया है। 8 मार्च को इस कांड के अभियुक्त मनीष कश्यप, जो BNR न्यूज़ हनी नामक YouTube चैनल का एक वीडियो ट्वीट किया गया, जिसमें पट्टी बांधे 2 लोगों को दिखाया जा रहा है। उस ट्वीट में जो टैग वीडियो था वो देखने से ही संदिग्ध लग रहा था। उसकी जांच की गई और जांच के अनुसंधान के क्रम में वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति राकेश रंजन कुमार को गोपालगंज से पूछताछ हेतु पुलिस के द्वारा लाया गया। उसने अपने पूछताछ में सारी बात स्वीकार कर ली और उसने ये बताया कि 6 मार्च को उसने यह फर्जी वीडियो
2 अन्य लोगों के सहयोग से बनाया था और ये भी बताया कि इस वीडियो को जक्कनपुर के एक बंगाली कॉलोनी स्थित एक किराए के मकान में शूट किया था और उसके बाद इसको अपलोड किया ताकि पुलिस के अनुसंधान को गलत दिशा दी जा सके। तो इस सारी की सारी बात का उद्भेदन हो गया। राकेश रंजन के मकान मालिक के द्वारा भी इस संबंध में पुष्टि कर दी गई। अतः ये एक बहुत गंभीर अपराध है। इस संबंध में एक सेपरेट FIR हम लोग दर्ज कर रहे हैं, मतलब UU दर्ज कर रहा है, जो मनीष कश्यप, उसके 2 साथी और राकेश रंजन के विरुद्ध होगा कि किस तरीके से उन्होंने 6 मार्च को एक फर्जी वीडियो बना के उसको अपलोड किया 8 तारीख को और इसको टैग किया। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह के फर्जी वीडियो बनाकर प्रचारित करने से देश और समाज में और विभिन्न वर्गों के बीच में विद्वेष की भावना पनप सकती है, हिंसा भड़क सकती है। अतः ऐसे किसी भी कृत्य से बचें। किसी भी YouTube चैनल की प्रामाणिकता उसके व्यूअरशिप से नहीं बल्कि उसकी सही खबरों से होती है। अतः सही खबरें दिखा करके सही परिप्रेक्ष्य में खबरें दिखाई जाएं, न कि गलत और तथ्यों को तोड़ मोड़ कर फर्जी तरीके से वीडियो बनाएं। इसका हश्र आप अभी जो ये कांड और जो घटना मैंने उद्भेदित की उससे प्रमाणित। सर, FIR के बावजूद भी